फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम अ, कल जो है होने जा रहा है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका पेपर कल है तो बिल्कुल आप समझ लो कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हो और अगर आप इस क्लास तक आ चुके हो तो 100% है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, 100% प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक देख लेना क्योंकि बहुत कम समय में आपको पूरा का पूरा पेपर कराने वाला हूँ और 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को करा दूँगा, जहाँ पे आप 100% स्कोर करके आने वाले हैं। तो चलिएगा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या बिल्कुल ज़्यादा है और ये आप लोग जो है फुल पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो, मात्र आप बहुत कम समय यहाँ पे लगने वाला है। मान के चलिए आधा से आप 40 मिनट मान के चलो, 40 मिनट में पूरा पेपर करा दूँगा। आप एक बार अपने सनसनी नज़रों से देख लो क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो आपको कुछ ही घंटों के बाद जाना है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको बोल तो नहीं पाओगे क्योंकि ऑप्शन आपके सामने जब आएँगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को अब तक जो है लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे क्लास का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं तो इसके फ़ायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं बिल्कुल सभी लोगों को, ठीक है? क्लास को लाइक करके रखोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफ़िकेशन भी सबसे पहले मिलने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, हम फास्ट चलेंगे, तेज़ी में प्रश्नों को कवर करेंगे। कह रहा है कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में जो है मूत्र उत्सर्जित करता है? देखिएगा ये साइंस का प्रश्न है, पहले हम लोग साइंस के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं और 25/25 आपको करके ही आना है अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो बिल्कुल ही आपको डिट्टू प्रश्न फंसने वाले हैं साइंस में। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में जो है मूत्र उत्सर्जित करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। नेत्र के किस भाग में एक दर्पण मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे, नेत्र के किस भाग में एक दर्पण मौजूद होता है जो भूरे रंग या नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कार्निया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है? ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है तो स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। अ, अ, सर्वदाता रक्त अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता है ओ जो ग्रुप होता है, ओ ग्रुप के ब्लड, ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, फटाफट से आप देखिए। ये पेपर समझ लीजिए आप एग्जाम हॉल में दे रहे हो, ठीक है, और आप मेरे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करो। जैसे चौथा नंबर प्रश्न है तो कोशिश करो कि चौथा का उत्तर आप मेरे से पहले ABC करके दे दो, ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो जिनने क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताया है यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है? कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो जिन्होंने बताया है अस्थि मज्जा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। हम तेजी में प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बौनापन किसके स्रोत के कारण होता है? मनुष्यों में बौनापन
किसके स्रोत के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण जो है आदमी जो है बौने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सियल एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? स्केलेटन में जो है क्या होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जिन्होंने बताया है रिब्स और स्टर्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 8। तो आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम जब आप लोगों से पूछेगा तो आपको बता के आना है जांग की हड्डी, फीमर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो आपको याद रखना है विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए बी का वैल्यू। विटामिन ए, विटामिन बी, इस सभी की कमी का कारण। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 10। कोबाल्ट तो मैंने आपको बता रखा है कि विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट उत्तर है, आपका जो राइट उत्तर है बायोटीन। बायोटीन जो है विटामिन B7 का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि जो है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? बताइएगा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ये जो है विटामिन सी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। विटामिन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी, आपको पता है कि आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, अर्थात आपको आंवला याद रखना है, अर्थात खट्टे पदार्थ भी आप कह सकते हो। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड D2 के रूप में जाना जाता है? मतलब किसके रूप में जाना जाता है? मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड जो है आप लोग याद रखोगे कि ये जो है इलेक्ट्रोमियोग्राम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी जो है आप लोग को याद रखना है भाई साहब, ये जो है कैंसर के अध्ययन के लिए जो है संबंधित है। बहुत ये खास था प्रश्न आपके एग्जाम में, 100% आने वाला प्रश्न है। ठीक है, परमाणु विघटन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का जो है प्रयोग किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्लास को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि देखिए जितना इम्पोर्टेंट साइंस है
उतना ही आपको करंट अफेयर जीके के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 20/20 होगा, और रीजनिंग के भी आपके 25/25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। 100% आप एग्जाम हॉल में करके आओगे, सॉरी मैथ का, और रीजनिंग का 30/30 क्वेश्चन आप करके ही आओगे एग्जाम हॉल में। तो ये फायदे हैं इस क्लास के, और पूरा का पूरा पेपर देख कर जाओ। अगर सिलेक्शन लेना है तो पेपर को अंत तक देख लो, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के जो राइट उत्तर हो जाएगा, बिजली बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन आ, कौन जो है गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन गैसों का प्रसरण का एक उदाहरण है? तो ये आपको याद रखना है, खाने की सुगंध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसमें अधिक आ, ताप है? निम्न में से किसमें अधिक ताप है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो है आप जो है आप ये जो है आपको याद रखना, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो आप याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जो है इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? महामारी और स्थानिक बीमारी का जो है नाम हमें बताना है। बताएंगे यहाँ पे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया हैजा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने हैजा चुना है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि न्यूमिज्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? न्यूमिज्मैटिक जो है आपको याद रखना कि ये आपके सिक्कों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोगों को याद रखना है कि अनुवांशिक घटनाओं में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। ऑर्निथोलॉजी क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि ऑर्थिनोलॉजी जो है किससे संबंधित है? तो ऑर्थिनोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये जो पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि जो है दूध के घनत्व जो है मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है ओम मीटर। ओम मीटर, बिजली के प्रतिरोध ओम मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग आ चुके हैं जो है अगला पार्ट जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। समझ लीजिए ये करंट अफेयर आपके 20/20 कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। आप अंत तक क्लास को देखना, ठीक है। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो चाहते हैं इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाला है? मैंने आपको बताया है कि पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, तो बिल्कुल फ्री ही मिलने वाला है। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप जो है नंबर है, आप यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी करके मैसेज कर दो, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। यहाँ पे आपके क्लास के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आप उसे लेकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक और जो है
चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ये बहुत खास है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो जिन्हें बताया है मनिका विश्वकर्मा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनिका विश्वकर्मा। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 22। कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2025 को INS सम्राद्री समुद्र अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जापान पहुंचा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 3। कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 100 जो है 2वें नंबर पे 102 नंबर पे है, वो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, बताएंगे 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा बना? 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा बना? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है केरल बना, और केरल का नया नाम जो है केरलम जो है आपको याद रखना है। केरलम अगर दे देता है ऑप्शन में तो आपको केरल का ये नया नाम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किससे नियुक्त किया गया? तो जिन्होंने बताया ये कि दीपिका पादुकोण, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2 अगस्त 2025 को इसरो ने ऊंचाई वाले जो है एनालाल मिशन होप का जो है उद्घाटन कहाँ किया? क्वेश्चन आपके सामने है 6। छठे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लद्दाख, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जो है 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? ऑर्डर ऑफ द स्टार जो अवार्ड है ये किस देश से मिला है मोदी जी को? तो आपको बताना है घाना देश से मिला है इनको बेस्ट अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित जो है दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 9 2025 एशियाई पैसिफिक सिटीज कहाँ जो है आयोजित हुआ? पैसिफिक सिटीज कहाँ आयोजित हुआ? तो जिन्होंने बताया है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर दुबई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का जो है महानिदेशक कौन बने हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने बताया है संजय गर्ग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की जो है मेजबानी करेगा? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि ये अपना देश भारत करने वाला है, ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारे प्रश्न देख लेना, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अ, बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का जो है उद्घाटन कहाँ किया? तो आप सीधा सीधी कह सकते हो कि ये जो है गुजरात में किया, क्योंकि वो गुजरात में आपको पता है कि कितने फैक्ट्रियों का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप अंदाजे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा स्वाति शांता कुमार को, स्वाति शांता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, जिनने बताया है केरल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर जो है चढ़ाई की? एकोनकागुआ शिखर पर कौन चढ़ाई की है? तो आप लोगों को याद रखना है, 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अरित्रा राय, अरित्रा राय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला जो है बुजुर्ग बजट पेश किया? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है कोरल, मतलब केरल, केरल कर लो यहाँ पे, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीएम 302 मिसाइल को किस देश द्वारा जो है विकसित किया गया है? सीएम 302 मिसाइल को किस देश द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चीन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया? महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो आवरण है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो है मोन्टाना में जो है किया गया है, अमेरिका के मोन्टाना शहर में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39, 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पूर्ण जो है कार्यात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित किया? क्वांटम लैब आपको याद रखना है कि ये जो है मध्य प्रदेश में जो है स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? अपार आईडी बनाने में जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है सबसे आगे है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से देखिए करेंट अफेयर और जीके के भी प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे विस्टो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगले सेक्शन में चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग आज जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं रीजनिंग मैथ वाले पोर्शन को। ठीक है, तो अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और फटाफट से देखिएगा और अब बताने की भी कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग के आ चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है कि 30 रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, और 30/30 करना बहुत ईजी होता है रीजनिंग में। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी गलती नहीं करना, आप बेहतर तरीके से फटाफट से इन प्रश्नों को देख लो और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप खुद से बनाओ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में जितना आप खुद करोगे वहाँ पे उतना ही बेहतर करके आओगे। तो फटाफट से आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि ये रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग एक बार अगर क्लास को लाइक नहीं किए हो और आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को सबसे अच्छा दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करना है जिसमें दिए गए वर्गों को जो है सबसे अच्छा दर्शाता है। हमारे पास है क्षोभमंडल, वायुमंडल,
और जो है मध्यमंडल, इसके जो है वेन आरेख हमें बनाना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैंने ये बना लिया, क्या चीज, तो ये है वायुमंडल। ये क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल पूरा, ये जो आप सिस्टम देखते हो, ये सभी के सभी जो है मंडल वायुमंडल के ही अंदर आते हैं। क्षोभमंडल ये वायुमंडल के अंदर होता है। जो वायुमंडल का निचला वाला हिस्सा होता है उसको क्षोभमंडल कहा जाता है। ये मध्यमंडल बोला है, तो वायुमंडल में ही मध्यमंडल आता है। ठीक है, तो मध्यमंडल और क्षोभमंडल में कोई जो है लेन देन नहीं है, दोनों ही मंडल अलग अलग हैं, तो ये दोनों ही वायुमंडल के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को ही चुना था तो आपके बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें गलती करने वाले हो। फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का और जेड की माता है, तो एक्स का जेड से क्या संबंध है। ये देखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है, कौन, एक्स। ठीक है, पिता है, आप प्लस कर लो। फिर कह रहा है और वाई जेड की माता है, वाई कौन है, जेड की माता, वाई जेड की माता है, ये जेड है, इसकी कौन है, माता है ये। ठीक है, अब कह रहा है तो एक्स का जेड से क्या संबंध है, एक्स का, ये एक्स है, इसका जेड से इसका क्या संबंध है। इसने कहा एक्स का जेड से क्या संबंध, तो जेड की ये कौन है, तो ये कौन है, इसकी ये कौन है, माता, और माता के ये कौन है, पिता। माता के पिता को क्या बोला जाता है, तो नाना बोला जाता है। आप आसानी से कर लोगे ऑप्शन नंबर सी। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप लोगों से 100% जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है ये प्रश्न। आपसे पूछेगा नीचे दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में तो 100% पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान होते हैं ये प्रश्न। आपको दो चार ही कंडीशन इसमें याद रखना होता है। आपको जोड़ वाला पर्सन याद रहता है, वर्ग स्क्वायर वाला याद रखना है, घटाव वाला याद रखना है, गुणा वाला याद रखना है। 100 से 95 हुआ, माइनस का 5। 95 से 90 हुआ, माइनस का 5। 90 से 85 हुआ, माइनस का 5। तो 85 से आगे हम भी माइनस ही 5 करेंगे, क्योंकि माइनस 5 हो रहा है, तो आगे भी -5 हम करेंगे तो 80 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे इजी प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल का, सबसे इजी प्रश्न है। और देखिए 30 जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप बहुत बहुत समझ लो कि 90% लोग, सभी लोग जो है 20 में 20 करके ही आएंगे ये वाला प्रश्न। लेकिन जो 10 क्वेश्चन होंगे इसमें बीच बीच में, वो जो है आपको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करेगा, और उन्हीं 10 प्रश्नों को आपको बना के भी आना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो उन प्रश्नों को जरूर करिएगा, क्योंकि 20 प्रश्न तो सभी लोग करेगा ये, लेकिन जो 10 प्रश्न जो मॉडरेट लेवल है, हार्ड लेवल थोड़ा सा रहेगा, उस पर आपको ध्यान देना है। जो इस क्लास को करने के बाद से आप उसे भी करके आओगे। ठीक है, तो ये फायदा है आपको ये क्लास का। उस विकल्प को चुनिए जो चौथे संख्या से ठीक उसी तरीके से संबंधित है, जिस तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है चौथा। चौथे नंबर प्रश्न की बात की जाए, देखिएगा आप लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 6 से लिखा है यहाँ पे 1296। फिर लिखा है यहाँ पे वाट, वाट के बाद लिखा है यहाँ पे 6561। फिर 5 लिखा है, 5 को लिखा है यहाँ पे 625। कुछ लॉजिक हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या लगा सकते हो आप, फटाफट से जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं आप लॉजिक दौड़ाओ। जैसे मैंने यहाँ पे सोचा कि जो है ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ पे लिखा है 625, अर्थात 5 के पावर 4 कर देंगे तो ये होता है आपका 625। अच्छा, 6 के पावर 4 करते हैं, 6 4 का 36, और फिर 36 में 36 से गुणा करते हैं तो ये होता है 1296। बिल्कुल ही बात बन गया हमारा, बिल्कुल ही बात बन गया। पावर क्या किया गया है, 4 किया गया है, तो हम भी यहाँ पे किसका पावर 4 करेंगे, 4 का पावर 4 करोगे, बिल्कुल नहीं। 9 का पावर 4, बिल्कुल। 9 9 81 कर लो, 9 9 81, एक बिल्कुल सही उत्तर है। आप 81 का वर्ग करोगे तो ये होता है आपका कितना, 6561। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है, तो ये सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है 5, दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यहाँ पे हमें बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। आप देखो, मैंने बताया है कि ये पेपर खुद से सॉल्व करो, एग्जाम हॉल में जा रहे हो एग्जाम देने, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि मैथ रीजनिंग जितने भी प्रश्न हैं इसको आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो पैटर्न को, समझ लो 100% प्रश्न इसी तरीके के आने वाले हैं एग्जाम हॉल में, और आप बेहतर करके आओगे, इसकी 100% गारंटी है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो 37 लाना है, तो 37 यहाँ पे तो बहुत बड़ी संख्या है, 37 से कोई ताजुल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंकों का योग करेंगे, इसके अंकों का, तो 7 और 7 जोड़ेंगे, 14 और 14 और 14, 14 और 7 21 इधर हो गया, प्लस इधर अंकों को जोड़ो, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 21 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 37, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात क्लियर समझ में आ रहा है? बिल्कुल बात क्लियर आपको समझ में आ रहा है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो 7 6 13, 13 और 3, 13 3 16, 16 के बाद से देख लो, 16 5 3 8 और 2 10, 16 10 26, यहाँ पे भी योग 26 बिल्कुल सही लिखा है, हम भी यहाँ पे योग कर देंगे, 3 तरीके 9, 9 3 दूना का 6, 6 7 13, प्लस 6 1 7 7 4 11, 11 और 13 कितना होता है आपका 24। मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं तंग करने वाला है, तो यही खासियत रहेगा जब आप क्लास करके जाओगे ये वाला। और देख लो, सुबह आके जो है आपके क्लास हो रहे हैं जो कि 6 AM पे है, और ये जो है एक क्लास जिनका भी पेपर कल होने जा रहा है, वो बिल्कुल शाम के 8 PM पे एक क्लास आएगा रामबाण प्रश्नों के साथ। आप उसे किसी भी एंगल से मिस मत करना, जितने भी मेरे दोस्त हैं उस क्लास को भी देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि 100% आप सिलेक्शन ले गो। ऑप्शन कह रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि उस क्लास को आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। अब भी से जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इसके बदले ये लिखा है, 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 और कह रहा है अलग कौन है। मतलब 4 ऑप्शन जो दिया गया है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर है। अब हम किस तरीके से यहाँ पे अलग छाटेंगे, ये हमें यहाँ पे सोचने वाली बात है। जैसे मैंने समझ में आया कि इसका अगर वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पे इसका वर्ग क्या होता है, 12,321। 111 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया, इसका अगर वर्ग करते हैं तो ये होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, इसका वर्ग है। जैसे 11 का वर्ग आप करते हो तो कितना होता है, 1 2 1, मतलब 2 अक्षर है तो 1 2 होगा, मतलब गिनती की संख्या डायरेक्ट लिखो और एक यहाँ पे कम कर लेना, ठीक है। उसी प्रकार आज जो है यहाँ पे आप देख लो कि जब हम यहाँ पे संख्याएं 5 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4 5 तक ले होगा, डायरेक्ट गिनती की संख्या 5 तक जाएंगे, 5 अक्षर है तो। और फिर 5 से 1 कम करेंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 5 2 बार लिख दिया है, तो यही अलग है, ये वर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में हमें जो है इस प्रश्न को व्यवस्थित करना, मतलब सही इसके क्रम क्या है। हमसे दिया गया है कॉलेज, प्रवेश, आवेदन, डिग्री और परिमाण। यहाँ पे जो है पांचों का सही क्रम क्या है। तो अगर हम बढ़ते क्रम में जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलेज जाएंगे या प्रवेश या आवेदन। तो सबसे पहले कोई भी आवेदन करता है, आवेदन के बाद से करता है क्या, प्रवेश। आवेदन आप करिएगा तब जाके प्रवेश करिएगा। प्रवेश के बाद से क्या हो जाएगा, आप जाओगे कॉलेज। कॉलेज में क्या करोगे, कॉलेज में क्या करोगे, तो आपको कॉलेज में करना पड़ेगा जो है परिमाण, और परिमाण के बाद से आपको अंत में मिलेगा डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। फिगर काउंटिंग के प्रश्न, फिगर से रिलेटेड मुझे लगता है 4 से 5 प्रश्न आपके आएंगे। 4 से 5 प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, आप किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। फिगर काउंटिंग हो गया या जो भी आपके प्रश्न हैं जो दर्पण से रिलेटेड है,
कटिंग से रिलेटेड है, आप कर क्या आओगे आसानी से। आप यहाँ पे देख लो, पहले त्रिभुज काउंट करना है। हमने देखा यहाँ पे एक ठो त्रिभुज है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है। टोटल इधर हो गया 4। 4 के बाद से त्रिभुजों की संख्या हम काउंट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टोटल त्रिभुज 1 और 1 2, 2 और एक बड़ा वाला ये बन जाएगा 3। 3 त्रिभुज हो गया। 3 के बाद से ये वाला देखोगे 4। 4 के बाद से ये पूरा बड़ा वाला देखोगे, इधर हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसके आगे क्या कोई त्रिभुज बन रहा है? तो 5 के बाद एक ये बन रहा है 6। 6 के बाद से क्या कोई त्रिभुज बन रहा है? क्या कोई भी त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 4 12। 12 त्रिभुज है आपके, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्प अल्फना अल्फन्यूमेरिक श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिएगा, अल्फाबेट और नंबर से मिलाकर जो है ये श्रृंखला बनाया गया है। आपको खास करके ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा जो है डर सा बैठ जाता है कि प्रश्न किस लेवल के हैं, पर होते बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लोगे। जो आप देखो, पहले जो है यहाँ पे देखो 14 लिखा है, मतलब हमें पहला अक्षर यहाँ पे जाएंगे तो 14 ही आएगा, ये तो हमें पता है। अब वर्ड को चेक कर लेते हैं। तो ए के बाद लिखा है जेड, जेड के बाद लिखा है बी, बी के बाद लिखा है वाई, वाई के बाद क्या होगा? तो ए का अपोजिट जेड, फिर बी का अपोजिट वाई, तो यहाँ पे अब आएगा अगला बार सी। अगला बार क्या आएगा? सी, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है पहला वाले के साथ, ऑप्शन नंबर ए। और संख्या में भी जाओगे तो 34 होगा। 50 में से 4 4 घटा दिया है, 4 4 माइनस किया है, ठीक है। तो 38 में से 4 घटाओगे 34, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, कुछ मनुष्य वैज्ञानिक है, निम्न में से कौन सा जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न बिल्कुल दो दो ठो देखने वाला है। कोई भी मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य मैं लिख देता हूँ, अमर नहीं है। तो अमर नहीं है, यहाँ पे अमर को मैं लिखता हूँ ऐसे अलग है, ये दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। कुछ मनुष्य वैज्ञानिक है, मनुष्य का कुछ वाला हिस्सा ये जो है वैज्ञानिक है, मैं भी इसे लिखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सभी मनुष्य अमर है, बिल्कुल मनुष्य तो अमर है ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं, सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं, ये भी बिल्कुल गलत। कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा अमर नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। इसने कहा है कि अगर वैज्ञानिक हो तो आप मनुष्य होगे, कुछ मनुष्य वैज्ञानिक होंगे और मनुष्य कभी भी अमर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो वैज्ञानिक है वह मनुष्य है, और मनुष्य है तो कभी भी मनुष्य अमर नहीं है, इसने कहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा मनुष्य नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला कौन सा सही था आपका निष्कर्ष? तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित कह रहा है, ठीक है। अमित कह रहा है, यहाँ पे गर्ल है कोई, इसके बारे में कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। ये अमित है, इसके कोई फादर होंगे, फादर की इकलौती बहन, इनकी कोई बहन है, बहन सिस्टर है, सिस्टर की कौन है? बेटी है, ये बेटी है, इसकी बेटी है सिस्टर की। वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है? अमित से। तो देखो, ये इसके पिता है, पिता की ये कौन है? बहन, या अर्थात इसकी बुआ, बुआ की ये कौन है? लड़की। तो फुफेरी बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ये आसान होते हैं प्रश्न, मुझे लगता है बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में पंडा को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में स्नैक को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जेब्रा को जो है क्या लिखा जाएगा? अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये प्रश्न में दिया क्या है और आपको करना क्या है। करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। मुझे यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि जब मैंने देखा तो PAN
डी ए पंडा लिखा हुआ है, और इससे हमें सॉल्व करके बनाना है ये वाला लॉजिक। तो पी होता है 16 पे, 16 से तो लिखा है भाई साहब 33। अगर ए लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा भी करते हैं और एक जोड़ देते हैं, 16 दूना 32 एक 33, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे तो 2 एक में 2 और एक 3, जबकि लिखा है यहाँ पे 78। तो मतलब बात बिल्कुल इस तरीके से बनने वाला नहीं है, बात तो बिल्कुल इस तरीके से बनने वाला नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। तो बनेगा बात कैसे, हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर पी का अपोजिट निकालेंगे तो पी होता है 16 पे और इसका अपोजिट जाएगा के होता है 11 पे। अब 11 इसका हो गया, अपोजिट अपोजिट हम निकालें तो हमें 33 लिखा, मतलब इसका 3 गुना कर दिया जाएगा तो 33 आ जाएगा। अच्छा, ये होता है 1 पे, इसका अपोजिट जाओगे तो ये हो जाएगा आपका जेड, 26 पे होता है, ये होता है 26 पे, और 26 का 3 गुना अगर हम करते हैं तो 26 तियाँ 78। मतलब अब देख लो यहाँ पे 26 33 78 ये बिल्कुल लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया। आप कहिएगा कि ये तो बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। अब आप कर लो यहाँ से जेड का अपोजिट ए, और ए में 3 गुना करोगे तो 3 एकम में 3। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करने वाले हो, आपको पहले अक्षर से ही आपका राइट उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म चुनना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द कौन सा है। देखिए अलग चुनना है, 4 जो ऑप्शन है ए बी सी डी करके, उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है वही हमारा सही उत्तर है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। अब आप देख लो इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है जो है ईंट, ईंट का संबंध जो है दीवार से, ईंट से दीवार बनता है, ये तो लग रहा है बिल्कुल सही हमें, ईंट का दीवार से संबंध। लुगदी कागज, लुगदी के कागज बिल्कुल लग रहा है सही, ये भी। लकड़ी फर्नीचर ये भी सही है। धातु अयस्क, धातु से अयस्क बिल्कुल अलग हो जाएगा, धातु अयस्क के संबंधित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ईंट से बनता है दीवार, उसी प्रकार लुगदी से बनता है कागज, उसी प्रकार लकड़ी से बनता है फर्नीचर, पर धातु से अयस्क नहीं बनता है, ये अलग था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि यदि 8% 3% 2 बराबर यहाँ पे 328, 4% 2% 6 बराबर 264, तो 1% 7% 3 बराबर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कुछ नहीं करना है, मुझे लगता है कि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप थोड़े से भी ध्यानपूर्वक अगर प्रश्नों को देख लेते हो तो आप कर लोगे। यहाँ पे लिखा है 8%, 3%, फिर 2, हमें क्या किया जाए कि 328 आ जाए, तो ये जो 3 लिया है, फिर उसके बाद से ये 2 को रखा है और ये 28 पहले है, 8 पहले है, तो इसको बाद में लिख के ये 328 बना दिया है। इन्हीं के अंकों से ये संख्या बनाया गया है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, हम भी वही काम करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले किसको लिखा गया है, तो सबसे पहले बीच वाले हिस्से को, तो हम भी बीच वाले हिस्से को लिखेंगे, फिर इस वाले हिस्सा को लिखेंगे, और जो पहले दिया गया उसको अंतिम में। तो 31 जो है हमारा अंतिम में होना चाहिए, 731 हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से। क्वेश्चन नंबर जो है 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। ये खास है आपके लिए, बहुत ज्यादा खास है, आप सॉल्व करके बताओ। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो इस प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे प्रश्न चुटकियों में करना होगा तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने ई देखा, ई से आई लिखा है, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, मतलब 4 प्लस किया गया है, ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए होता है 1 पे, ई होता है 5 पे, मतलब यहाँ पे भी 4 प्लस किया गया भाई साहब। एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, मतलब इस बार तो +1 किया गया है। वाई होता है 25 पे, और जेड होता है 26 पे, मतलब +1 यहाँ पे। पहले दोनों में +4 फिर अंतिम के 2 ठो में +1 कर देना है। हम बिल्कुल सेम कंडीशन में जाएंगे। एल होता है 12 और 1 जोड़ेंगे, अब पहले 4 जोड़ना है ना, 12 4 16, 16 पे होता है पी।
मतलब m वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके आगे जाएंगे हम ए में हम कितना जोड़ेंगे 4, पहले दोनों में 4 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5, 5 पे आता है ई, मतलब ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, गणित का प्रश्न आ चुका है। अब गणित वाला सेक्शन आ चुका है, गणित। और गणित में 25/25 आपको करके ही आना है। ये क्लास देखने के बाद से मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल गणित में जो भी डर है वो बिल्कुल हट जाएगा जब आप इन क्लास को देख लेते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो तो आप क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न पे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 100% आपको यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इसके फ़ायदे आपको ही मिलने वाला है। पहला प्रश्न है, लैपटॉप का जो है अंकित मूल्य 65,000 है। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री से 30% का जो है लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? ये हमें बताना है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्रय मूल्य निकालना है ना, तो जैसे मुझे पता है कि 65,000 का जो है हम लोगों ने लैपटॉप अंकित कर दिया है, मतलब इसका मान रखा है 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब 100 वाला सामान हम 80 में किसी को बेच देंगे। मतलब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 के जीरो और 8 छक्के 48 और 4 52 हो गया। पर इसमें कंडीशन ये है कि भाई साहब इसमें हमें 30% का लाभ भी हुआ है। हमें इसमें 30% का लाभ हुआ है तो इतना प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, 52,000 तो हो गया यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य, 52,000 इसमें हो गया विक्रय मूल्य। पर इसने कहा है कि भाई साहब इसमें 30% का लाभ है, आप मुझे क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य कितना होता है भाई साहब, 100%। और लाभ हुआ है तो हम कितने में बेचे होंगे, 130 में। 100 वाली सामान अगर 130 में बेचा जाएगा तो ही हमें लाभ होगा कितने का, तो 30% का। यहाँ पे 30% का लाभ बोला है तो 13 चौका 52, यहाँ पे हो जाएगा 400। 400 में गुणा कर दो 100 से तो ये हो जाएगा 40,000। मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी एंगल से गलती किए होंगे। ऐसे प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं अगर आप इस क्लास को देखकर जाते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि जो है, यदि बहुलक बराबर 70, माध्य बराबर 100, तो माध्यिका का मान जो है क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा इसके फॉर्मूले। बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। अब यहाँ से बैठा लो, बहुलक 70 दिया है तो 70, 3 माध्यिका, माध्यिका का वैल्यू कितना दिया है हमें पता नहीं है, माध्यिका को हम लिख देते हैं m से, माइनस 2, माध्य का वैल्यू दिया है 100, माध्य का वैल्यू यहाँ पे 100 दिया है। अब देखो 70 और देखो 100 दूना 200, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 3m। ये जोड़ लो कितना हो जाएगा 270 बराबर 3m। हमसे पूछा गया m का वैल्यू, माध्यिका का वैल्यू, ये 3 से काट दो, 3 तरीका 9, ये 3 9 27, ये हो जाएगा 90। माध्यिका जो है हमारा 90 हो जाएगा। आपको फार्मूला बस याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को करके आ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम 45 घंटे में भर सकता है। एक पुल है, यदि दोनों पाइप को खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, एक पुल को भरना है भाई साहब, कंडीशन ये है कि एक पाइप एल है जो कह रहा है कि भाई साहब हम 30 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा एक एम है, ये कह रहा है कि भाई साहब हम 45 घंटे में भर सकते हैं। दो कंडीशन दिया गया है। तो अब कह रहा है कि इन
पोलों को दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो पोल कितने दिन में भर जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, 45 और 30 का 90, 30 तिहाई 90 और 45 दूना 90, मतलब एल जो है 1 घंटे में 3 भरता है, तो एम जो है 1 घंटे में 2 भरता है। टोटल जो है हमें भराना है 90, और ये दोनों को कह रहा है कि मिला लो, तो 3 2 कितना हो जाएगा भरने वाले हैं, 3 2 5, 1 घंटा में भरेंगे, तो यहाँ से काटोगे तो 18 पचे 90, 18 घंटे लगेंगे पूरे के पूरे पुल को भरने में। दोनों पाइप 18 घंटे का समय लेंगे। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 2,000 रुपये पर 6%, 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज साधारण ब्याज का गणना करना। ये प्रश्न आपको खास बनाता है अगर आप सॉल्व करके आ गए एग्जाम हॉल में। तो देखिए दिया क्या है हमारे पास, सिंपल तरीका है, हमारे पास तारीख है 14 फरवरी, फरवरी में हमें मिल गया 14 दिन, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जो है आगे चलिए 28 अप्रैल तक जाना है, 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक। तो ये जो है आपके कितना हो जाएगा, 14 फरवरी, तो फरवरी के बाद से अप्रैल, सॉरी फरवरी के बाद से मार्च, मार्च होता है 31 दिन का, और अप्रैल में 28 दिन जाना है, तो ये हो गया 28 दिन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 14, तो आप यहाँ से गुणा कर लो, कितना हो सबको जोड़ लो ये दिन, तो 8 4 12 1 13, 3 3 6 1 7, 73 दिन हमें मिल रहा है। जब हम 14 फरवरी से 28 फरवरी तक देखेंगे तो हमारे पास जो दिनों की संख्या है ये 73 दिन, 73 दिन का ब्याज जोड़ना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय। समय कितना है 73 दिन, और दिन को वर्ष में बदलना है तो 365 से हम भाग देंगे, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 6.5, और बट्टा में क्या होता है 100, गुणा 100 कर लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 73 पच्चे 365, और इसको पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 दूना का 26, 26 जो है आपका ब्याज हो जाएगा 26 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया जो आंकड़ा है इसमें जो है आप लोग को बहुलक बताना है। बहुलक मतलब होता है जो अधिक बार आया हो, 2 देखा गया तो इसमें केवल 2 बार है, 3 बार है बस, 3 बार 2 आया है। अब 3 देख लो, 1 2 3 4, 4 बार आ गया 3, मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें, 3 ही आया है, 3 जो है सबसे अधिक बार है इसमें, तो हमारा जो है बहुलक जो है 3 हो जाएगा, इसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 6। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रैमल पर जो है अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो है 1 केजी के स्थान पे 900 जो है 20 ग्राम जो है बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। जो देखिएगा बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं तंग करता है, लेकिन है बहुत ईजी। देखिए है बहुत ईजी, आप आसानी से समझ जाओगे। एक तरफ लिख लो सीपी और एक तरफ लिख लो एसपी। एसपी मतलब बिक्रेमोल, सीपी मतलब क्रैमोल। हम कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपसे बेच रहे हैं 1 केजी सामान, 1 केजी सामान बोलेंगे तो आप कहिएगा 1000 ग्राम, पर हमने क्या किया कि भाई साहब इसमें चोरी किया, हमने केवल और केवल आपको दिया था 920 ग्राम, मतलब हमें फायदा यहाँ पे हो रहा है कि आपसे तो हम बोले हैं कि भाई साहब सामान तो 1 केजी दिए हैं, आपको तो 1 केजी बोल कर दिया गया, पर हमारे तरफ से दिया गया है 920, मतलब लाभ जो हमें मिल जाएगा 80 रुपया का, 80 ग्राम का, कितने पर, तो 920 पर, और गुणे हो जाएगा 100। ये जो है 9 8 72, 8 9 72 9, तो 100/9 तो कितना आ जाएगा 8.7%, 8.7% जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, 100/9 कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत खास है, ध्यानपूर्वक देखना है सभी लोगों को। कह रहा है कि 360 में एक कालीन को जो है बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की जो है हानि हुई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कालीन को किस मूल्य पर जो है बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे खास है,
क्वेश्चन नंबर 7 सबसे खास है। जैसे मैंने देखा तो इसमें कहा है कि जो है इतने में बेचने पर व्यक्ति को हानि हुआ है, मतलब 360 में बेचा गया है तो हानि हुआ है। हानि हुआ है मतलब हमें कम में वैल्यू में बेचा गया है, मतलब हम जो है 100 रुपये का सामान खरीदे होंगे तो 10% का हानि मतलब 90 में बेच दिए। तो हमें पता करना है कि कितने में खरीदे हैं, तो 100 ऊपर रखेंगे 90 नीचे। 9 चौका 36, यहाँ से हो जाएगा हमारा खरीद मूल्य 400। इसने कहा 20% का लाभ कमाना है भाई साहब, इस पे जो है हमें जो है लाभ कमाना है। ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने का लाभ कमाना है, 20% का। 20% का अर्थात 100 वाला सामान हम 120 में बेचेंगे। 100 वाला सामान 120 में बेचेंगे, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 12 चौका 48, 480 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया 5:7:9। यदि इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे 1260 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8वें में। 8वां नंबर प्रश्न बहुत खास है और मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। जो आपके सामने ये प्रश्न है आप ध्यानपूर्वक देखना, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के रास्ते पे ले जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास अनुपात में दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या है 5x, दूसरी है 7x और तीसरी है 9x। इसने कहा है इनका लघुत्तम, इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, संख्या इतना के अनुपात में इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ से गुणा कर लो, 9 7 63, 63 में 5 से, 63 में 5 से गुणा करो, 63 में 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15 और 5 6 30 और 1 31 एक्स बराबर। इसने कहा नहीं भाई साहब, हमारा जो एलसीएम है ये 1200 कितना है, 60। हम जब निकाले तो हमारा एलसीएम बन रहा है 315x। इसने कहा नहीं भाई साहब, एलसीएम तो है 1260। हम इसके पहाड़े में काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 4, बिल्कुल 4 आ रहा है। इसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 5 और सबसे बड़ी संख्या है 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4x का। तो 4x का वैल्यू निकाल देना है। 4x का वैल्यू मतलब 4 गुणे x का वैल्यू कितना आया है, 4। तो 4 में 4 से गुणा करो, 16 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 4 हो जाएगा। मुझे लगता है गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप समझिएगा कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 और इनका लघुत्तम समवर्तक 600 जो है 93 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जितने भी मेरे दोस्त हैं क्वेश्चन नंबर 9वें के जो राइट उत्तर है वो बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, LCM गुणे HCF बराबर, हमने बता रखा है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, यही तो बताया है। अब यहाँ से कर लो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम 11 है और लघुत्तम कितना है 693 बराबर पहली संख्या कितना है 77, तो दूसरी संख्या क्या है ये हम लोगों को बताना है। दूसरी संख्या में बताना है 11 के पहाड़े में 11 7 77, 7 के पहाड़े में ये 7 9 63 और फिर से कितना बचा, 7 9 63, 6 बच रहा है। अर्थात 99 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। वह दूसरी जो संख्या है वह जो है 99 है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा था तो आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ थे। मुझे लगता है आप बिल्कुल राइट उत्तर बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें देखिएगा खास करके आपको देखने से बहुत भारी प्रश्न लगेगा, पर आप पहले पढ़ो इसको। राम हर महीने अपने आय का 16% यात्रा पर और उसके बाद से 40% किराने के सामान पर और 14% परिवार के चिकित्सा खर्च पर व्यय करता है।
इसके पास अभी भी 9,630 रुपया शेष बचती है, तो उसकी वार्षिक आय हमें बताना है कि कितना होने वाला है, कि वह वर्ष में कितना कमाता है। ये हम लोगों से सीधा सीधी पूछा गया है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि हम वर्ष में कितना कमाते होंगे परसेंटेज में 100%, जिसमें से हमारा जो है लॉजिक ये है कि 16% हम यात्रा पर खर्च करते हैं इधर उधर जाने में, 40% हम किराए पर खर्च करते हैं, और 14% हम परिवार के जो है चिकित्सा में खर्च कर देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो 16, 14, 30, 30 और 40, 70% हमने खर्च कर दिया, और कमाया कितना है 100, 100 में से 70 हम खर्च कर दिए। ये खर्च है, ये खर्च है। तो हमारे पास बचा कितना, बचत कितना हुआ? तो हम कह रहे हैं बचत जो है भाई साहब 100 में से 70 घटा दो, 30% का ही बचत है। हम कितना बचा रहे हैं 30%। हमारा जो बचत है 30% का है। इसने कहा नहीं भाई साहब, हम लोगों का जो बचत है ये 9,630 है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 3 के पहाड़े में 1% का वैल्यू जब हम निकालने गए तो यहाँ से मिलेगा 3 3 9, 3 दूना का 6 और 3 एकम में 3। अब इसने कहा है कि टोटल जो है आप बताओ कितना कमाता है। तो टोटल वो कमा रहा था 100, 100%, 100 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कितना आपका 3 लाख, 3 लाख नहीं, 32,100 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आगामी दिनों में एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि शाम में आपको 7 PM पे क्लास आता है, और सुबह के जो है आपके 8 AM पे क्लास आ रहा है, और दोपहर में आपके 1 PM पे क्लास आ रहा है। तो ये 3 क्लास अगर आप कर रहे हो डेली तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।